मांग के नियम को समझने के लिए आवश्यक है कि हम मांग फलन को रिकॉल कर लें। हमने अपने पिछले वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से फिर से देख सकते हैं, मांग फलन का जिक्र किया था। मांग फलन के अनुसार किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और कीमत के अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर होती है। जो मांग का नियम है, मांग का नियम कहता है कि रिमेनिंग अदर थिंग्स इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज देन इट्स डिमांड डिक्रीजेज। कहने का मतलब यह है कि अगर अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है, या फिर कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो अगर ये कीमत है और ये मांग है तो कीमत और मांग में अपोजिट रिलेशन है। कीमत बढ़ेगी, मांग नीचे जाएगी, कीमत गिरेगी तो मांग ऊपर जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। तो इस रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे, यानी कमी या वृद्धि, तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो इस अपोजिट डायरेक्शन की चेंज को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मांग का नियम है वो अन्य बातें समान रहते हुए, हम अन्य बातों को भी समझेंगे, अन्य बातें समान रहने पर, ये एक शर्त है, कंडीशन है मांग के नियम की, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। या नकारात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कीमत, कोई वस्तु है x की कीमत और उसी वस्तु की मांग, अगर कीमत 10 है, 10 की कीमत पर सपोज मांग 100 है, कीमत बढ़ के अगर 20 हो जाती है तो मांग 100 से कम होकर 80, 70, 90 कुछ भी हो सकती है, यानी लेस देन 100 हो जाएगी। ठीक है। अगर कीमत जो है कम हो जाती है, 5 हो जाती है, तो मांग बढ़कर 100 से अधिक हो जाती है। ठीक है। कितनी होगी ये मांग की लोच पर डिपेंड करता है। मांग की लोच को अपने दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे, समझेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। किस शर्त में? अन्य बातों के समान रहने पर। या अन्य बातें क्या होती हैं, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने मांग फलन पढ़ा था। मांग फलन में हमने किसी वस्तु की मांग के 7 फैक्टर्स पढ़े थे। उन फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे प्राइस ऑफ एक्स एक फैक्टर था, इनकम ऑफ कंज्यूमर दूसरा फैक्टर था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तीसरा फैक्टर था, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय, राष्ट्रीय आय का वितरण एक और फैक्टर था, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर ये एक फैक्टर था। तो इस तरीके से हमने, और कुछ कल्चरल और सोशल फैक्टर्स होते हैं, है ना, कल्चरल और एंड सोशल फैक्टर्स, इनको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स भी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 7 फैक्टर्स का, अभी 7वां मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है बात करते करते ध्यान में आ जाए। तो इन 7 फैक्टर्स को हमने बताया था कि इन 7 फैक्टर्स की वजह से किसी वस्तु की मांग कम या ज़्यादा होती है, यानी किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में 2 फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, वस्तु की कीमत उसकी मांग के बीच के संबंध को बताती है ना। अन्य बातें का मतलब ये है जो हम अदर, ये कीमत प्राइस ऑफ एक्स जो है वस्तु की कीमत है, ये वस्तु की कीमत की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा ये जितनी भी हैं इन सबको हम अदर थिंग्स कह रहे हैं। ठीक है। यानी इनके स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स फिक्स रहता है, वही रहता जो पहले था, जो राष्ट्रीय आय का वितरण है वो पहले की तरह बना रहता है, वस्तु की भविष्य में संभावित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कल्चरल और सोशल यानी जो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता की रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्ट, है ना, 7वां फैक्टर था, उपभोक्ता की रुचियाँ और उसकी प्राथमिकताएं। तो इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिमेनिंग 6 फैक्टर्स, हमने 7 फैक्टर्स की बात की थी, यहाँ पर इन 6 फैक्टर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ कीमत में अगर इन 6 को फिक्स रहते हुए, इन 6 को अनचेंज रहते हुए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते हुए अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। और कैसा परिवर्तन होता है? कीमत और उसकी मांग में ऋणात्मक संबंध होता है।
इसको हम पहले समझ चुके हैं कि ऋणात्मक संबंध क्या होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम है, पिछले साल से मैं देखा था कि हमारे उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है कि पूछा गया है कि सेटारिस पैरिबस का क्या मतलब है ना। वैसे तो ये एक तरीके से सिर्फ मीनिंग बताने वाला वर्ड है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आपको पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेटारिस पैरिबस का ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ, इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम मतलब एक कार्टेशियन प्लेन पर हम एक मांग वक्र बना सकते हैं, यानी मांग के नियम का ही जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मांग का नियम है, अगर उसी को हम डायग्राम बना के शो कर दें तो वही जो है हमारा मांग वक्र बन जाता है। बना के देख लेते हैं। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन पर दोनों, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो दो एक्सिस होती हैं, एक्स एंड वाई। एक्स पर हम एक वैल्यू को शो करते हैं, वाई पर दूसरी वैल्यू को शो करते हैं, यानी ये डायग्राम जो है दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को बताता है। जहाँ पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायग्राम बनेगा किसी भी टॉपिक पर, आप ये मान के चलेंगे कि वो कम से कम दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को बताने जा रहा है। दो वेरिएबल्स के बीच में एक डायग्राम, और दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध है उसका एक डायग्राम बनाने जा रहा है। ठीक है, उनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो पहले, जिसके जो पहले बदलता है ना, उसके बदलने पर किसी दूसरे का प्रभाव, दूसरे वेरिएबल का प्रभाव नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम अपने हिल्स की बात करें, उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें, यहाँ दिसंबर में, जो दिसंबर का महीना होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, और अगर जून का महीना देखें तो जून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक तो महीना दिसंबर और जून है ना, ये जो साल, जो मंथ एक महीना एक वेरिएबल है और टेम्परेचर दूसरा वेरिएबल है ना। तो जब हम जून में होते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, और जब हम दिसंबर में होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर जो मंथ, नेम ऑफ मंथ है, या जो ये टाइम है, ये पीरियड है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो टेम्परेचर है डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मांग के नियम की बात कर रहे हैं, तो मांग के नियम पर हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कीमत बदलती है तो मांग बदल जाती है। जब कीमत बदलने के कारण, यानी कारण जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, कीमत बदलना एक कारण है, और उसका प्रभाव क्या है, मांग बदलती है। तो जो मांग जो प्रभाव है कारण का, प्रभाव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया जाता है और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन हम मांग और पूर्ति के नियमों को जब पढ़ते हैं तो पारंपरिक रूप से, इसके पीछे वजह क्या है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैंने सर्च करने की कोशिश की और मुझे ऐसी कोई वजह भी नहीं मिली इसकी। वो कहते हैं कि पारंपरिक रूप से ऐसा होता आया है कि हम यहाँ पर कीमत को, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं, और वस्तु की मांग को एक्स एक्सिस पर शो करते हैं। ठीक है, पूर्ति के मामले में भी ऐसा ही करते हैं। तो अब हम चलो उसको छोड़ देते हैं, हम ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे कि कीमत हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं, और जो मांग है इसको एक्स एक्सिस पर शो करते हैं। अब नेगेटिव रिलेशन है, हमने मांग के नियम में पढ़ा था कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध का मतलब ये है, अगर कोई नकारात्मक संबंध है तो उसकी जो रेखा बनेगी वो बाएं से दाएं नीचे की ओर बनेगी। दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर नकारात्मक संबंध है, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है, या एक के कम होने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो वो रेखा, उसका जो मांग वक्र बनेगा वो हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर बनेगा। जितने भी कर्व होते हैं, जितने भी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं, इस तरीके से, वो चाहे सीधी रेखा के रूप में हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो, अगर रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, नकारात्मक संबंध है। तो कीमत और मांग के बीच में नकारात्मक संबंध है। हम इस पर एक, मान लीजिए उपभोक्ता इस पॉइंट पर है, ई पर है ना, और ई पर है का मतलब यह है कि ओ, इसको हम पी मान लेते हैं और यहाँ पर ओ क्यू लिख लेते हैं। तो डिमांड है वो ओ क्यू के बराबर है, कीमत ओ पी के बराबर है। ठीक है, मांग वक्र जो है इस पर हमारा उपभोक्ता जो है, वो जो कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो इस पर मूवमेंट कर रहा है। थोड़ी देर को मान के चलते हैं ऐसा। तो ई इक्विलिब्रियम पर ओ पी कीमत है, कीमत है ओ पी। ठीक है, और मांग है ओ क्यू। मान लीजिए किसी कारण से या बाजार में वस्तु की कीमत गिर जाती है, और गिर के कीमत हो जाती है OP1।
पहले OP कीमत थी, अब कीमत गिर गई, OP1 कीमत हो गई। तो नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा उपभोक्ता मांग वक्र पर, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो मांग होगी वो OQ1 होगी। पहले मांग OQ थी, अब मांग जो है बढ़ के OQ1 हो गई। यानी बाद में जो कीमत है वो OP1 है, और बाद की जो मांग है वो ये है ना। OQ का छोटी मांग है यानी कम मांग है, और OQ1 ज़्यादा मांग को दिखा रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कीमत में तो कमी हो रही है पहले और बाद में। पहले कीमत OP है तो मांग OQ है, ठीक है। पहले कीमत OP है और मांग OQ है, बाद में कीमत OP1 हो जाती है, यानी कीमत में कमी होती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, यानी कि मांग में वृद्धि हो जाती है। अगर इसी को हम रिवर्स कर लेंगे, अगर OP1 को हम पहले की कीमत मान लें और OP को बाद की, तो फिर कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हम मांग के नियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम